हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अपने कमरे से बाहर निकलकर अभिमन्यु तेज कदमों से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और तेज आवाज में चिल्लाया, रघु, विनय, कहाँ हो सब? और हमने आप लोगों से क्या कहा था? अभिमन्यु सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। उसने देखा हॉल में रघु और विनय, साथ ही विला के गेटकीपर, सिक्योरिटी गार्ड और केयरटेकर चुपचाप खड़े थे। सबने हाथ बांध रखे थे, नजरें झुकी हुई थीं। शांता काकी अभिमन्यु के पीछे पीछे आ रही थीं। अभिमन्यु की तेज आवाज सुनकर इप्शिता भी अगले ही पल अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकली। नीचे आने से पहले उसने ऊपर से ही हॉल में झांक कर देखा। जब अभिमन्यु नीचे उतरा, इप्शिता भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई और मन ही मन कहने लगी, अभिमन्यु इतने गुस्से में क्यों है? कहीं ये अपने गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। इप्शिता भी कमरे से निकलकर सीधे नीचे आकर हॉल में अभिमन्यु के पीछे खड़ी हो गई। शांता, रघु और विनय के साथ खड़ी थीं। अभिमन्यु ने तेज आवाज में चिल्लाया, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने आप लोगों से कुछ कहा था। क्या आप लोग हमारी कही बातें इतनी जल्दी भूल जाते हैं? इप्शिता अभिमन्यु की बातें सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, अभी तक तो अभिमन्यु इतने घबराए हुए थे, इतना पैनिक हो रहे थे, और अब ये इतने गुस्से में इन लोगों को क्यों डांट रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि अभिमन्यु उन दोनों के करीब बढ़ा और वो दोनों डर के मारे दो दो कदम पीछे हटने लगे। अभिमन्यु ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आप लोगों को हमारी बात सुनाई दे रही है या नहीं? हमने क्या कहा था आप सबसे? रघु और विनय के मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। वे अभिमन्यु की बात का कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। वहीं किनारे खड़ी शांता आगे बढ़ी और माफी मांगते हुए बोली, माफ करिएगा कुंवर सा। अभिमन्यु ने शांता की तरफ देखते हुए कहा, शांता काकी, आप चुप रहिए। हम आपसे नहीं पूछ रहे, इन दोनों से पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों को अब हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? रघु और विनय अभिमन्यु की आवाज सुनकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोले, नहीं कुंवर सा, हम लोग बस। अभिमन्यु ने उनकी बात पूरी होने भी नहीं दी और बोला, हमने आप सबसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमें हमारे कमरे में लाइटिंग का पूरा सिस्टम चाहिए। इन्वर्टर और जनरेटर सब कुछ रेडी चाहिए हमारे आने के बाद, और इमरजेंसी के लिए पावर बैटरियों वाली लाइट्स और कैंडल्स चाहिए। लेकिन हमारे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हम जान सकते हैं क्यों? हमने साफ साफ बोला था कि एक पल के लिए भी हमारे कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए था, पूरे विला में अंधेरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी देर तक अंधेरा था। क्यों? विनय रघु की तरफ देखते हुए बोला, हमने इनसे बोला था कि ये आपके कमरे में सारे इंतजाम। वह बोल ही रहा था कि अभिमन्यु उसे घूरने लगा। तभी रघु ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, अरे तुमने हमसे कब कहा था? ये झूठ बोल रहे हैं कुंवर सा। अभिमन्यु ने उन दोनों की तरफ देखकर अपनी आंखें कसकर बंद की और तेज आवाज में चिल्लाया, चुप करो, बहुत हो गया। हम यहाँ पर आप दोनों की बहस नहीं सुनना चाहते, और ना ही हम यहाँ पर कोई सफाई मांगने आए हैं। अब हमारी बात आप सब बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए। हमें अपने कमरे में लाइट का हर वो सोर्स चाहिए जो भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर दोबारा हमारे कमरे में इस तरह का अंधेरा हुआ तो हम आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं ना, हमें इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे दोनों ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, माफ कीजिएगा कुंवर सा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम आज ही सारे इंतजाम कर देंगे। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला और वे लोग तुरंत ही भागते हुए विला से बाहर चले गए। अभिमन्यु ने उन दोनों को इस तरह भागते देखकर ना में अपना सिर हिलाया और वो हताश होकर सीधे अपने कमरे में चला गया। इप्शिता वहीं खड़ी शांता को देख रही थी। शांता भी चुपचाप किचन के बगल में बने अपने छोटे से कमरे में चली गईं। उन सब लोगों के जाने के बाद इप्शिता भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। इप्शिता मन ही मन कहने लगी, हमें शायद अभिमन्यु के पास जाना चाहिए। पता नहीं क्यों वो इतनी ज्यादा गुस्से में है, और अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ, हमें उनसे बात करनी चाहिए। इन सब के बारे में सोचते हुए इप्शिता अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लगी। अभिमन्यु अपने कमरे में पहुंच गया था।
उसने जल्दी से टेबल पर रखे पानी के जग से पानी ग्लास में निकाला और एक सांस में ही पूरा पानी पीकर ग्लास को पटकते हुए टेबल पर रखा और अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। इप्सिता अभिमन्यु के कमरे में आई और उसने अभिमन्यु को इस तरह अपना सिर पकड़े हुए देखा तो धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु, व्हाट हैपेंड? आप ठीक है ना? इप्सिता अभिमन्यु के लिए काफी चिंतित थी, इसलिए वो उसे ऐसे परेशान देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु से सवाल किया, अभिमन्यु ने अपने सिर पर से हाथ हटाया और इप्सिता की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, हम ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं इप्सिता? काफी रात हो गई है, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा, हाँ, हम चली जाएंगी अपने कमरे में, लेकिन उससे पहले हमें आपसे कुछ पूछना है। अभिमन्यु ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या पूछना है आपको हमसे? और इतना बोलते हुए वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह नजरें चुराते देखकर अपने मन में बोली, ये जिस तरह से इतना परेशान हो रहा है, ये सब कोई छोटी बात तो नहीं लग रही है। जरूर इसके पीछे कुछ तो वजह है, वरना अभिमन्यु इस तरह से अंधेरे में इतना जोर से नहीं चिल्लाता। और उसके बाद घर के नौकरों की भी अच्छी खासी क्लास लगाई है इन्होंने, जरूर कोई बड़ी बात है। अपने मन में ये सब सोचती हुई इप्सिता चलकर थोड़ा आगे आई और अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हैं कि हमारी तरफ अपनी पीठ करके खड़े हो गए। अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो एक्चुअली हम। अभिमन्यु बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि उसे शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इप्सिता की इस बात का क्या जवाब दे। इप्सिता ने उसके सामने आते हुए कहा, आप हमें ये बताइए कि आप अंधेरे में इतना ज्यादा घबरा क्यों गए थे? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी, उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा आपसे कि हमें अंधेरे से डर लगता है? इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए कहा, अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आप अंधेरे में इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो गए थे और इस तरह से क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हम जान सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, वो तो एक्चुअली हम यहाँ पर रहते नहीं हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं है, तो बस। अभिमन्यु अटकती हुई आवाज में कुछ बहाना बनाने के बारे में सोच रहा था और इप्सिता से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी इप्सिता आगे बढ़ी और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया, वो बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इप्सिता ने अभिमन्यु को थोड़ा सा अपने करीब खींचा और उसे बिस्तर पर बिठाकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अभिमन्यु, देखिए, आपको हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और आप इस तरह से बहाना बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हर इंसान के अपने डर होते हैं। अगर आपको अंधेरे से डर लगता भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इप्सिता बड़े ही चिंतित भाव से बोल रही थी। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, हम भला अंधेरे से कैसे डर सकते हैं? अगर हम भी अंधेरे से डरने लगे तो लोग हमें भी जज करेंगे। इप्सिता, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और अपने रूम में जाकर सो जाइए। अभिमन्यु भारी आवाज में बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने किसी बड़े डर को छिपा रहा हो। वो अभी भी इप्सिता से खुलकर इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। इप्सिता भी इस बात को समझ रही थी, इसलिए उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह की बातें बोलकर हमें बहला सकते हैं, तो शायद आप गलत हैं। हम इतने भी नासमझ नहीं हैं। उस वक्त हम आपके पास थे और हम आपकी बॉडी की कंपन को महसूस कर रहे थे। जब आप अंधेरे में डर रहे थे, आपका पूरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था और आप बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे। और ऐसा तभी होता है जब आपका डर आप पर हावी हो। इप्सिता के मुंह से पूरी बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ा तनाव में आने लगा। इप्सिता उसे तनाव में आता देख समझाते हुए बोली, हमने आपको अपने बारे में कितना कुछ बता दिया है और आप हैं कि हमें अपने बारे में अभी भी कुछ नहीं बताना चाहते। हालात जैसे भी हों अभिमन्यु, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कुछ दिनों बाद हमारी शादी है और अगर आप अभी जिस तरह से ये बात छिपा रहे हैं, बाद में इसी तरह से सारी बातें छिपाते रहे, तो क्या आपको लगता है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिन चल पाएगा? इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु उससे नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में बोला, इप्सिता, वो हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्सिता ने अभिमन्यु की चिंता देखकर समझाते हुए कहा, हमने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताया है और आप हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते? हालात जैसे भी हों अभिमन्यु,
लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि कुछ दिनों बाद हमारी शादी है। अगर आप अभी जिस तरह से बातें छिपा रहे हैं, आगे भी इसी तरह से छिपाते रहे, तो क्या आपको लगता है हमारा रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा? इप्शिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, इप्शिता, वो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मैं बचपन से ही किसी भी बंद और अंधेरी जगह से डरता हूँ। अभिमन्यु ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। इप्शिता ने परिपक्वता से जवाब दिया, ये ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम समझते हैं अभिमन्यु, और वैसे भी हर इंसान को किसी न किसी चीज का डर होता है, और आप ही इंसान ही हैं। भले ही लोगों ने आपको कुंवर बनाकर ऊंची पोजीशन पर बिठाया है, लेकिन अंदर से आप भी एक सामान्य इंसान हैं, हम सब की तरह। इसलिए इतना दबाव और तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु इप्शिता की ओर देखने लगा। इप्शिता ने आगे कहा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत कहा? हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि डर पर हमारा काबू नहीं होता। जो सच में आपको प्यार करते हैं, वे आपको कभी भी इसके लिए जज नहीं करेंगे। अभिमन्यु ने राहत महसूस करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद इप्शिता, मुझे समझने के लिए और इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। इप्शिता ने थोड़े शिकायती अंदाज में कहा, आप मुझे तो थैंक यू बोलने से मना करते हैं और खुद ही मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। इप्शिता ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे और किस चीज से डर लगता है आपको? अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, तो अब आप ही मेरा मजाक उड़ा रही हैं? इप्शिता ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस आपकी चिंता में पूछ रही थी। आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि जिनसे हमारी शादी होने वाली है उनके बारे में। इप्शिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने उसे देखा और कहा, और किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ, बस ये अंधेरे का डर पता नहीं क्यों इस कदर समाया हुआ है, नहीं निकलता मेरे जहन से। ये कहते हुए अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गए। इप्शिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, ये ठीक है, इतना मत सोचिए इस बारे में, और वैसे भी हो सकता है बाद में कभी ये डर ठीक हो जाए। अभिमन्यु ने अपना सिर हिलाया। इप्शिता उठकर खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब आप आराम करिए, हम भी सोने जाते हैं। असल में कल हमें नंदिनी से मिलने जाना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के कुछ नोट्स और हमारा आईडी कार्ड उसके पास है। हम एग्जाम से पहले ही उसे ले लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज को लेकर लापरवाही करें और फिर एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए हम कल सुबह सुबह ही नंदिनी से मिलने चलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभिमन्यु ने तुरंत कहा, नहीं, तो भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और वैसे आप अकेले क्यों जाएंगी? मैं भी चलूंगा आपके साथ। इप्शिता ने पूछा, लेकिन आपको तो काम होगा ना? अभिमन्यु ने जवाब दिया, नहीं, कल सुबह मैं फ्री हूँ और इसी बहाने हम भी नंदिनी से मिल लेंगे। आप तैयार हो जाइएगा। बताइए कितने बजे चलना है सुबह? इप्शिता ने कहा, लगभग 10-11 बजे चलेंगे। अभी हम चलते हैं। इप्शिता कमरे से बाहर जाने लगी। अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए इप्शिता। इप्शिता ने पीछे मुड़कर देखा। अभिमन्यु उसके पास आया और सीरियस होते हुए बोला, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? इप्शिता ने कहा, हाँ बिल्कुल बोलिए ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अभिमन्यु ने झिझकते हुए कहा, अभी मैंने जो अपने डर वाली बात बताई है, कृपया उसे आप अपने तक ही रखिएगा। मैं नहीं चाहता वो बात आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी से भी शेयर करें, नंदिनी और उदयवीर से भी। इप्शिता हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने सफाई देते हुए कहा, मैंने ये बात अपने घर में भी किसी से नहीं बताई, यहाँ तक अर्पिता और मासा को भी इस बारे में नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले, क्योंकि एक कुंवर सा होने के साथ साथ मेरी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, और अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चली तो वे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बस इसलिए। इप्शिता ने उसकी बात काटी, चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बताने वाली, ये बात हमारे बीच ही सीक्रेट रहेगी, और वैसे भी मैं इतनी पर्सनल चीज किसी से भी शेयर नहीं करती, नंदिनी से भी नहीं। अभिमन्यु को तसल्ली हुई और वो हल्का सा मुस्कुराया। इप्शिता एक कंफ्यूज्ड सी मुस्कान लिए अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु अपने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, वैसे मैं इप्शिता पर इतना यकीन तो कर सकता हूँ, अगर उन्होंने मुझे कहा है कि वे किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी, तो मुझे लगता है वे नहीं बताएंगी। वो बिस्तर पर लेट गया और उसे राहत मिली। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इप्शिता अपने कमरे में चली गई।
वो अभिमन्यु के लिए बहुत चिंतित थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लाइट चली जाए और अंधेरे में अकेले होने की वजह से अभिमन्यु फिर से घबरा जाए। अभिमन्यु के फोबिया के बारे में जानने के बाद से ही इप्सिता उसकी चिंता कर रही थी। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए इप्सिता को देर तक नींद नहीं आई। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार अभिमन्यु की चिंता कर रही थी। इप्सिता उठकर बैठी और बोली, मैं क्यों अभिमन्यु को लेकर इतना सोच रही हूँ? मुझे लगता है जब तक मैं उन्हें एक बार जाकर चेक नहीं कर लूंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। रात के 1 बज रहे थे। इप्सिता ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और अभिमन्यु के कमरे के पास गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, वो अंदर से बंद नहीं था। इप्सिता ने अंदर झांक कर देखा तो अभिमन्यु कमरे की सारी लाइट्स जलाकर सो रहा था। उसे सोते देखकर इप्सिता ने चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। अपने कमरे में आकर गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो अभिमन्यु सो गए हैं तो अब मैं भी सो जाती हूँ, वरना सुबह उठने में लेट हो जाऊंगी। इप्सिता बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह 8 बजे इप्सिता की आंख खुली। वो जल्दी से उठी और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई, क्योंकि आज उसे नंदिनी से मिलने जाना था। इप्सिता के तैयार होते होते 9 बज गए थे। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, उसने अलमारी खोली और सोचने लगी कि वो आज कैसे कपड़े पहने। उसने एक लाइट पिंक रंग का लॉन्ग डिजाइनर कुर्ता निकाला और नीचे ब्राउन रंग की पैंट निकाली। उस लॉन्ग कुर्ते के साथ पैंट पैर अप करके शीशे के सामने खड़ी होकर देखने लगी कि वो उस पर कैसा लग रहा है। उसे वो आउटफिट ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उसने वो कपड़े बिस्तर पर फेंक दिए और अलमारी से दूसरे कपड़े निकालने लगी। इप्सिता आमतौर पर जो भी हाथ में आ जाए पहन लेती थी, लेकिन अभी अभिमन्यु के साथ है तो वो थोड़े आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहती थी। इसलिए उसने एक लूज डिजाइनर शर्ट निकाली और उसके नीचे उसने ब्लू डेनिम की स्किनी फिट जीन्स निकाली। उन दोनों को पैर अप करके ड्रेसिंग मिरर में देखा तो वो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने वही कपड़े पहन लिए। इप्सिता ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और हल्का मेकअप करके सैंडल निकालने लगी। जीन्स के साथ जूते भी अच्छे लगते, लेकिन तभी उसे याद आया कि अभिमन्यु की लंबाई काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर वो फ्लैट पहनेगी तो उसकी लंबाई और भी कम लगेगी। अभिमन्यु की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा थी। इप्सिता की लंबाई भी अच्छी थी, लेकिन 5 फीट 7 या 8 इंच ही होगी। इसलिए उसने सोचा कि आज वो उसके साथ जा रही है, इसलिए हील्स पहनेगी। ये सोचकर उसने ब्लैक रंग की हील्स निकाल ली और वो हील्स पहन ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजे पर किसी के खटखटाने पर इप्सिता ने देखा वहां अभिमन्यु खड़ा था। उसने रॉयल ब्लू रंग की शर्ट और नीचे ऑफ वाइट रंग की जीन्स पहनी हुई थी और साथ में उसने ऑफ वाइट रंग का ब्लेजर भी पहना हुआ था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। इप्सिता ने जल्दी से हील्स पहनते हुए कहा, अभिमन्यु आप यहाँ? अभिमन्यु कमरे में आते हुए बोला, तैयार हो गई आप? हम आपको ही देखने आए थे। शांता काकी ने नाश्ता तैयार कर लिया है, वो आपको बुलाने आ रही थीं, तो हमने सोचा हम उन्हें परेशान क्यों करें, हम ही आपको बुला लेते हैं। इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, किसी और को भेज देते, आपने क्यों तकलीफ की? अभिमन्यु ने आराम से कहा, अरे मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप तैयार तो है ना? अगर आपको समय लगने वाला है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। इप्सिता ने कहा, अरे नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे समय नहीं लगेगा, चलिए चलते हैं। इप्सिता आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी हील फिसल गई और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से एक हाथ से इप्सिता का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे पकड़ते हुए कहा, संभल कर इप्सिता। गिरने के डर से इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन अभिमन्यु की आवाज सुनते ही उसने नजर उठाई और अभिमन्यु की आंखों में देखने लगी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु ने आराम से कहा, अरे हमारे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप रेडी तो है ना? अगर आपको समय लगने वाला है तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। इप्सिता ने झट से कहा, अरे नहीं, हम बिल्कुल रेडी हैं, अब हमें समय नहीं लगेगा, चलिए चलते हैं। इप्सिता इतना बोलकर आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी हाई हील स्लिप हुई और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। अभिमन्यु ने तुरंत एक हाथ से इप्सिता का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर में रखकर उसे संभाला। संभाल कर इप्सिता, कहा उसने। गिरने के डर से इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन अभिमन्यु की आवाज सुनते ही उसने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ कसकर थाम लिया।
वो अभिमन्यु की आंखों में ही देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की हील्स की तरफ देखते हुए कहा, आपको हील पहनने की आदत नहीं है क्या? इप्सिता ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम पहनते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, इस वजह से हम स्लिप हो गए। अभिमन्यु ने इप्सिता को ठीक से खड़े होने में मदद की और कहा, खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, चलिए चलते हैं। अभिमन्यु इप्सिता का हाथ पकड़े हुए था। इप्सिता उसके हाथ की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने जल्दी से इप्सिता का हाथ छोड़ते हुए कहा, सॉरी। इप्सिता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई। दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और थोड़ी देर में विला से बाहर निकल गए। अभिमन्यु कार में बैठते ही ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, हमें गर्ल्स हॉस्टल जाना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास वाला। वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने कहा, सर अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो आधे घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नंदिनी को मैसेज किया, हम विला से निकल गए हैं, थोड़ी देर में हम अभिमन्यु के साथ हॉस्टल पहुंचते हैं। इप्सिता ने जैसे ही मैसेज किया, अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, नंदिनी से बात कर रही हैं क्या आप? इप्सिता ने कहा, हमने सोचा उसे मैसेज कर दें। अभिमन्यु ही अपने मोबाइल फोन में किसी को मैसेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम से जुड़े किसी से बात कर रहा है। इप्सिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नंदिनी ने इप्सिता का मैसेज देखते ही उसे कॉल किया, ईशु तुम अभिमन्यु जीजू के साथ यहाँ हॉस्टल आ रही हो? इप्सिता ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब हम यहाँ मिस्टर अभिमन्यु के साथ हैं तो उनके साथ ही तो आएंगी ना? नंदिनी ने कहा, भूल गई हो क्या, हमारे हॉस्टल की वार्डन कितनी स्ट्रिक्ट है, तुम जीजू को लेकर यहाँ कैसे आ सकते हो, उनकी तो हॉस्टल में एंट्री ही नहीं होगी। इप्सिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, अरे हाँ, वार्डन के बाद तो भूल ही गई। इप्सिता के सिर पीटने पर अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो एक्चुअली हम भूल ही गए थे, हमारा हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल है और आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सुनकर अभिमन्यु हैरानी से बोला, मतलब? इप्सिता ने समझाते हुए कहा, एक्चुअली हमारे हॉस्टल की वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी लड़के का आना अलाउ नहीं करती। आई नो, हम जानते हैं कि आप कुंवर सां हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर नहीं आने देंगी। इप्सिता को इतना परेशान देखकर अभिमन्यु मुस्कुराया, कोई बात नहीं इप्सिता, इतनी क्यों परेशान हो रही है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हमें तो नंदिनी से मिलना था। आप अपने हॉस्टल जाइए और उन्हें बाहर बुला लीजिए, हम कहीं और चलकर उनसे मिलेंगे। जब तक आप बुलाने जाएंगी तब तक हम यहीं कार में बैठकर उनका वेट कर लेंगे। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और फोन अपने कान के पास लगाते हुए कहा, नंदिनी, वो अभिमन्यु? इप्सिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि नंदिनी ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने सुन ली जीजू की बात, जीजू के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। खैर कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम लोग? इप्सिता ने कहा, यही कोई 10-15 मिनट में। नंदिनी ने कहा, ठीक है, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। इप्सिता ने कहा, और हाँ, हमारा एडमिट कार्ड और बाकी का सामान भी रख लेना। नंदिनी ने कहा, हाँ, तेरा एडमिट कार्ड और सारा सामान मैंने पहले ही पैक करके रख लिया है, तुम लोग आओ, मैं वेट कर रही हूँ। इप्सिता ने कॉल काट दिया। दूसरी तरफ अभिमन्यु के चाचा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अभिमन्यु अचानक कहाँ गया है। वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उन्होंने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, पता करो अभिमन्यु कहाँ है और वो किसके साथ है, और ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो उसे अकेले बिना ऑफिस के किसी स्टाफ के जाना पड़ा। उसने अपनी 1 हफ्ते की मीटिंग डिले कर दी और सारा काम इतनी जल्दी में निपटा लिया। आखिर बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे जल्द से जल्द सारी जानकारी चाहिए। अभिमन्यु के चाचा पता करना चाहते थे कि अभिमन्यु कहाँ है और क्या कर रहा है, क्योंकि अभिमन्यु का मुख्य उद्देश्य मुंबई आकर इप्सिता को उसके एग्जाम दिलाना था। वो तो बस काम के बहाने उसे लेकर यहाँ आया था। उसने ये बात ऑफिस में किसी को भी नहीं बताई थी और घर में भी माँ के अलावा किसी से कुछ नहीं कहा था। इसलिए अभिमन्यु के चाचा और चाची को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अब ये जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। वहीं अभिमन्यु और इप्सिता, जो अभी तक कार में बैठे थे, थोड़ी देर बाद सीधे हॉस्टल के बाहर पहुंचे। कार रुकते ही इप्सिता कार में बैठे बैठे ही अपने हॉस्टल की तरफ देखने लगी। इतने दिनों बाद अपने हॉस्टल को देखकर इप्सिता को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। इप्सिता की मुस्कान देखकर अभिमन्यु खुश हो गया। इप्सिता जल्दी से कार से बाहर निकलने लगी।
अभिमन्यु भी कार से बाहर निकलते हुए बोला, जाइए जल्दी से नंदिनी को बुला लाइए क्योंकि हमें वेट करना ज्यादा पसंद नहीं है। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, वेट करना किसी को भी पसंद नहीं होता, हम जानते हैं, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम बस यूं गए और यूं आए। अभिमन्यु इप्शिता के साथ ही खड़ा था। तभी हॉस्टल के बाहर कुछ छोटे बच्चे थे जिनके हाथ में कई फूलों के बुके थे। उन्होंने इप्शिता और अभिमन्यु को हॉस्टल के पास आते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वो दोनों कार से उतरे हैं तो समझ गए कि वो दोनों अमीर घर से हैं। वो भागते हुए उनके पास आए और उनमें से एक बच्चा अभिमन्यु के पास आकर बोला, भैया भैया प्लीज हमसे ये फूल खरीद लो। अभिमन्यु का ड्राइवर उन बच्चों को देखकर उनके बीच में आते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ यहाँ से। अभिमन्यु ने अपने ड्राइवर को रोकते हुए कहा, रहने दीजिए। फिर बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, नो थैंक्स, हमें ये फूल नहीं चाहिए। इप्शिता हैरानी से देखने लगी क्योंकि अभिमन्यु बड़े ही प्यार से बच्चों से बात कर रहा था। तभी उन फूल बेच रहे बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, भैया प्लीज खरीद लो ना, हमारी बोनी हो जाएगी और आप भाभी को दे देना। इप्शिता ने ये बात सुनकर हैरानी से बच्चों की तरफ देखा। तभी उनमें से एक बड़े बच्चे ने कहा, हाँ भैया ले लो, भगवान हमेशा आप लोगों की जोड़ी सलामत रखेगा। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखने लगा। इप्शिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया दे। अभिमन्यु ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसे उन बच्चों में बांटते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप लोग ये पैसे लीजिए। बच्चे पैसे लेते ही वहां से चले गए, लेकिन एक छोटी लड़की वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में गुलाब का एक ही बुके था, लाल गुलाबों वाला। वो उसे अभिमन्यु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, भैया ये आप ले लो। अभिमन्यु ने बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अभिमन्यु ने बच्ची को भी पैसे दे दिए और वो बच्ची चली गई। अभिमन्यु के हाथ में लाल गुलाबों का छोटा सा बुके था। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 64। उसने उस फ्लावर बुके की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, क्या करेंगे हम इसका? वो लड़की हमें देकर चली गई, हम उसे मना भी नहीं कर पाए। क्या करें? क्या हमें इसे इप्शिता को दे देना चाहिए? इप्शिता उस फ्लावर बुके की तरफ देख रही थी और वो भी यही सोच रही थी, अगर अभिमन्यु ने हमें ये फ्लावर बुके दिया तो क्या हमें ये ले लेना चाहिए? इप्शिता अपने मन में ये सोच ही रही थी, तभी अभिमन्यु ने धीरे धीरे अपना हाथ इप्शिता की तरफ बढ़ाया और वो फ्लावर बुके उसे देते हुए बोला, ये आप ही रख लीजिए, हम क्या करेंगे इसका? इप्शिता ने भी थोड़ा सोचने के बाद फ्लावर बुके को लेते हुए कहा, ओह थैंक्स, ये फ्लावर्स काफी सुंदर हैं। इतना बोलकर इप्शिता उन फ्लावर्स को सूंघने लगी और अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इप्शिता ने उस फ्लावर बुके को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, हम नंदिनी को बुलाकर लाते हैं। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और इप्शिता तेज कदमों से ऑलमोस्ट भागते हुए हॉस्टल के अंदर जाने लगी। अभिमन्यु ने पीछे से इप्शिता को आवाज देते हुए कहा, आराम से इप्शिता, संभाल कर चलिए, आपने हील्स पहनी हैं, गिर मत जाइएगा। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर रुकी और उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर इप्शिता ने अपनी चाल थोड़ी धीमी की और उसी तरह धीरे धीरे कदमों से चलकर हॉस्टल के अंदर चली गई। अभिमन्यु भी इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा क्योंकि उसने अभिमन्यु की बात सुनी और मानी भी। इप्शिता जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसने कमरे के अंदर आते हुए अपने आप से कहा, वाओ, इतने दिनों बाद अपने कमरे में आ रही हूँ, सच में बहुत अजीब लग रहा है। पिछले ही कुछ दिनों में हमारी लाइफ कितनी ज्यादा बदल गई है। हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा यहाँ आ भी सकेंगे, बट थैंक गॉड अभिमन्यु ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। हम उनके इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। इप्शिता यही सब सोचते हुए कमरे के अंदर आई और उसने देखा नंदिनी का बेड काफी गंदा था। उसकी किताबें, नोट्स सब बेड पर बिखरे हुए थे और वहीं उसका बेड बिल्कुल साफ सुथरा था। नंदिनी ने उसके बेड को छुआ तक नहीं था। ये देखकर इप्शिता काफी खुश हो गई। उसने नंदिनी को आवाज लगाते हुए कहा, नंदिनी कहाँ हो तुम? नंदिनी की वॉशरूम से आवाज आई, हाँ बस रेडी हो गई हूँ, 1 मिनट में आती हूँ। नंदिनी ने इतना बोला और वो मुश्किल से 10-20 सेकंड बाद जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकली और दौड़ते हुए इप्शिता के गले लग गई। उसने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, वाओ गॉर्जियस, तेरे चेहरे का तो ग्लो ही बदल गया है। जब मैं तुझे छोड़कर आई थी तो तू कैसे मुरझाए हुए फूलों की तरह लग रही थी, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस मिल गई है।
इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। इप्शिता वहीं अपने बेड के पास रखे हुए पुराने सामान की तरफ देख रही थी। तभी नंदिनी की नज़र इप्शिता के हाथ में पकड़े हुए गुलाबों पर गई। इप्शिता का ध्यान कहीं और ही था। नंदिनी ने उसके हाथ से उस फ्लावर बुके को छीनते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ में फ्लावर बुके कहाँ से आया? इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर उस फ्लावर बुके की तरफ देखते हुए बोली, ये फ्लावर बुके जब हम हॉस्टल के पास आए ना, तो नीचे कुछ बच्चों ने ये अभिमन्यु को बेच दिया और उन्होंने ये हमें दे दिया। जैसे ही इप्शिता ने ये बातें कहीं, नंदिनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो इप्शिता को छेड़ते हुए बोली, ओहो, तो मतलब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब तो फ्लावर्स दिए जा रहे हैं। और बताओ, और क्या क्या तुम्हारे बीच में हुआ है? मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। मैं तो यूं ही सोच रही थी कि तू तो बिल्कुल भोली है, तुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी, लेकिन तू तो बड़ी ही चालाक निकली यार, मुझसे भी एक कदम आगे। इप्शिता नंदिनी को धीरे से सिर पर मारते हुए बोली, क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी मत बोला करो। हमने आपको कहा ना, वो बच्चों ने जबरदस्ती अभिमन्यु के हाथ में ये फ्लावर बुके पकड़ा दिया, तो उनको इसे लेना पड़ा। और वो तो बच्चों को फ्री में भी पैसे दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्ची ने जबरदस्ती अभिमन्यु को दे दिया। जब उन्हें ये दे दिया तो वो क्या करते फ्लावर्स का, बस इसीलिए उन्होंने हमें दे दिया, और कुछ भी नहीं है। तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला। नंदिनी उसकी बात सुनकर बोली, बस यार इशू, अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ आ रहा है, और कुछ भी हो, आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम दोनों जल्दी जल्दी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है भला? इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा चलें, अब ये सारी बातें करने में टाइम वेस्ट मत कर। अभिमन्यु हॉस्टल के बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। नंदिनी ने जल्दी से अपनी मैचिंग इयररिंग्स निकालकर उन्हें पहनते हुए बोली, हाँ तो करने दो जीजू को थोड़ा वेट, और वैसे भी उनकी इतनी खूबसूरत सेक्सी साली के लिए उनका थोड़ा वेट करना तो बनता है ना। इप्शिता ने धीरे से नंदिनी के सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहा, पूरी पागल हो तुम, कुछ भी बोलती हो। नंदिनी ने जल्दी से अपनी इयररिंग्स पहनी और इप्शिता के बेड की साइड पर बनी हुई एक अलमारी के पास गई और वहां जाकर कुछ ढूंढने लगी। उसे इस तरह कुछ ढूंढते हुए देखकर इप्शिता ने कंफ्यूजन से पूछा, अब क्या हुआ? कुछ खो गया है क्या? क्या ढूंढ रही हो अब? नंदिनी ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं खोया। मैं तुम्हारा एडमिट कार्ड और तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बनाए थे, वही देख रही हूँ। कल रात में ही तो मैंने उसे यहाँ रखा था। इप्शिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने हमारे लिए नोट्स बनाए? हमने सही तो सुना है ना, या फिर कुछ और ही बोला तुमने? नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना, कान अभी खराब नहीं हुए हैं तुम्हारे, और इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इप्शिता ने थोड़ा सा नाटकीय होते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हारे बनाए नोट से पढ़कर तो हम पक्का फेल हो जाएंगे। नंदिनी उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तू ना कुछ भी मत बोला कर, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। नंदिनी ने वो नोट्स और इप्शिता का एडमिट कार्ड लिया और उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अगर मन करे तो पढ़ लेना, वरना वापस कर देना मुझे। इतना बोलकर नंदिनी ने थोड़ा सा मुंह बना लिया। इप्शिता उसे साइड हक करते हुए बोली, अरे बाबा, नाराज हो गई क्या? हम तो मजाक कर रही थीं, तुम तो हमारी जान हो और हम जानते हैं तुम तो बस ड्रामा करना जानती हो, इसलिए हम तुम्हारे बाकी के नखरे बाद में देखेंगे, अभी चलते हैं। नंदिनी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधे कमरे से बाहर निकलने लगी। इप्शिता अपने सामान के साथ साथ वो फ्लावर बुके भी पकड़ रखा था। नंदिनी उसके हाथ में वो फ्लावर बुके देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं अभिमन्यु, जो हॉस्टल के बाहर खड़ा उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, उसके पास कियारा का फोन आया। उसने जैसे ही कियारा का नंबर देखा, उसने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो कियारा, क्या हुआ? कियारा ने फोन पर उससे पूछा, भाई साहब, आप ठीक से वहां पहुंच गए ना? अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम तो कल ही यहाँ पहुँच गए थे। सॉरी, हम आपको इन्फॉर्म करना भूल गए। एक्चुअली काफी ज्यादा थक गए थे ना, इसलिए। कियारा ने उसे बताया, कोई बात नहीं भाई साहब, बस हमें आपकी थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए आपको कॉल कर लिया। वैसे हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अभिमन्यु ने कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप भला? हम आपके फोन कॉल से क्यों डिस्टर्ब होने लगे? अर्पिता के बाद आप ही तो हैं जिनके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं। कियारा अभिमन्यु से बात कर ही रही थी कि तभी नंदिनी और इप्शिता बाहर आईं और वहीं कार के पास ही आकर खड़ी हो गईं। नंदिनी अभिमन्यु से कुछ बोलने जा ही रही थी कि इप्शिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एक मिनट रुक जाओ, अभिमन्यु किसी से बात कर रहे हैं, उनकी बात खत्म हो जाने दो, उसके बाद बात करना। नंदिनी ने इस बात पर भी इप्शिता को छेड़ते हुए कहा,
क्या बात है! अभी तो तेरी शादी हुई नहीं और तू अभी से अपने होने वाले पति की इतनी फिक्र करने लगी? मतलब तूने सोच लिया है कि तू बिल्कुल एक सच्ची वाली पत्नी बनने वाली है ना? इप्शिता ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, वाह नंदिनी, आप सारी बातों को अपनी तरह से कितनी अच्छी तरह से मोड़ लेती हो। मतलब कुछ भी। और वैसे भी हम तो बस इतना कह रही हैं कि अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट वेट। नंदिनी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस बस, मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, करो करो। वैसे भी तुझे तो जीजू की और भी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने तेरा पूरा साल बर्बाद होने से जो बचा लिया, वरना तेरी सारी मेहनत पानी में चली जाती। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नंदिनी, और इसके लिए तो हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। लेकिन तुम्हें पता है, वो हमें इस बात के लिए थैंक्स तक नहीं बोलने देते। ये बात बोलकर अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए इप्शिता की चेहरे पर प्यारी सी शर्मा भरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अचानक से ही जैसे उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम ही बदल गए, जिसे नंदिनी ने भी काफी अच्छी तरह से नोटिस कर लिया। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 65। मुस्कुराते हुए इप्शिता के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वो थोड़ी उदास लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अभी भी किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? इप्शिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं यार, हम परेशान तो नहीं हैं, बट। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गई। नंदिनी इप्शिता के भाव देख रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बताना क्या सोच रही हो? इप्शिता ने कहा, कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि शुरू से लेकर अब तक अभिमन्यु ने हमारी कितनी मदद की है और हम कभी भी उनकी किसी चीज में मदद नहीं कर पाए हैं। बस यही सोचकर हमें थोड़ा बुरा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम स्वार्थी तो नहीं नजर आ रहे हैं ना? नंदिनी ने इप्शिता की कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। ये सब क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आगे बहुत बार ऐसा समय भी आएगा, उस वक्त तुम उनकी मदद कर देना तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु अपनी कार के पास खड़ा होकर कियारा से बात कर रहा था। कुछ देर बात करने और उसका हालचाल पूछने के बाद कियारा ने कहा, ठीक है भाई साहब, अभी आप जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, अपना और अदिति का ख्याल रखना। कियारा ने कहा, जी भाई साहब। कियारा ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक उसी वक्त कियारा के पीछे से एक आवाज आई, किससे बात कर रही थीं आप? कियारा ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वहीं अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट की और वो नंदिनी और इप्शिता की ओर देखने लगा। वे दोनों आपस में चुपके चुपके बात कर रही थीं। अभिमन्यु उन्हें इस तरह बात करते देखकर मुस्कुराने लगा। वो आगे जाकर उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, क्या बात है नंदिनी, आपकी दोस्त आपको इतने दिनों बाद मिली है, तो इसका मतलब है सारी बातें आप उनसे यहीं रास्ते में खड़े होकर कर लेंगी क्या? हमें नहीं लगता इस तरह रास्ते में खड़े होकर बात करना ठीक होगा। हमें बात करने के लिए कहीं और चलना चाहिए। अभिमन्यु की ये बात सुनकर नंदिनी और इप्शिता दोनों उसकी ओर देखने लगीं। तभी नंदिनी ने कहा, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? अभिमन्यु ने कहा, हम अच्छे हैं, आप बताइए। आपको देखकर तो लग रहा है आपने अपनी फ्रेंड को काफी मिस किया है ना? नंदिनी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल जीजू। एक्चुअली क्या है ना, मैं हॉस्टल रूम में कभी भी अकेली नहीं रही और अभी जब मैं वापस आई तब से मैं ईशू के बिना ही हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, तो मुझे ईशू की बहुत याद आ रही थी। थैंक यू सो मच जो आप उसे यहाँ ले आए। थैंक यू सो मच। अभिमन्यु नंदिनी को इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप हमें इतना थैंक यू बोलेंगी तो कैसे काम चलेगा? थैंक यू ना बोलकर आप हमें कोई ऐसी जगह सजेस्ट करिए जो यहाँ पर सबसे अच्छी और शांत हो। नंदिनी ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने उसी की बात दोहराते हुए कहा, अच्छी और शांत जगह, ओके, चलिए हम आपको एक जगह पर ले चलते हैं, चलिए कार में बैठिए।
अभिमन्यु ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा और इप्शिता नंदिनी के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। नंदिनी ने ड्राइवर की ओर देखते हुए कहा, भैया मैं आपको रास्ता बताती हूँ, चलिए आगे से राइट लीजिए। जैसे ही इप्शिता ने नंदिनी की ये बात सुनी, वो हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, नंदिनी क्या हम वहाँ? इप्शिता बोल ही रही थी कि नंदिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही समझी तुम, हम वहीं जा रहे हैं। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अभिमन्यु वहाँ कैसे जा सकते हैं? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता की ये बात सुनी, उसने फ्रंट मिरर में इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ इप्शिता, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इप्शिता नंदिनी की तरफ देख ही रही थी। नंदिनी ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, अरे जीजू ये पागल है, आप रिलैक्स होकर बैठिए और ट्रस्ट मी, आप उस जगह पर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और एक बार आपने उस जगह का खाना ट्राई कर लिया ना, तो आई एम श्योर जब तक आप यहाँ हैं 2 से 3 बार तो आप उस जगह पर चले ही जाएंगे। अभिमन्यु नंदिनी को इतना कॉन्फिडेंटली बात करते देखकर बोला, अच्छा क्या सच में, तब तो हम जरूर जाना चाहेंगे वहाँ और खाना भी ट्राई करेंगे वहाँ का। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बस आप चलिए और देखते जाइए। नंदिनी ने जब ये बात बोली तो इप्शिता उसकी ओर देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, क्या कर रही हो नंदिनी तुम, अभिमन्यु को उस जगह पर ले जाना हमें नहीं लगता ठीक होगा। इप्शिता ने ये बात धीमी आवाज में बोली और नंदिनी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, तुम चुप करो, बेकार में ही टेंशन लेती हो। वहीं महल में कियारा ने जैसे ही अभिमन्यु से बात करके फोन रखा, उसके पीछे से एक आवाज आई, किससे बात कर रही थी आप? कियारा उस आवाज को सुनते ही पहचान गई कि ये आवाज उसके बाबा की है। कियारा उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। वो अपने बाबा के इस तरह अचानक सामने आ जाने पर काफी ज्यादा घबरा गई थी। कियारा के पिता उसके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने बड़ी सख्ती से पूछा, कियारा क्या आप अभी अभिमन्यु से बात कर रही थीं? कियारा ने अपने बाबा का ये सवाल सुनते ही अपने मन में कहा, अभी अगर हमने बाबा को बता दिया कि हम अभिमन्यु भाई से बात कर रहे थे, तो वो हमसे 1000 सवाल जवाब करेंगे और साथ में ये भी पूछेंगे कि वो कहाँ है, और हम उन्हें पूरी बात नहीं बता सकते तो फिर हम बाबा को क्या जवाब दें? कियाला ये बात सोच ही रही थी कि उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो अपनी कॉलेज वाली फ्रेंड से बात कर रहे थे। नरेंद्र को कियारा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, अच्छा लेकिन हमने तो सुना कि आपने भाई साहब कहा। कियारा ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी सांसें गले में अटक गईं और उसने अपने मन में डरते हुए कहा, मतलब बाबा ने हमारी सारी बातें सुन ली क्या? कियारा थोड़ी घबरा गई थी। वो सोच ही रही थी कि कैसे वो उनकी बात का कोई जवाब सोचे जिससे उन्हें शक ना हो और वो बात संभाल पाए। वो अपने मन में बोले, क्या हमें सच में बाबा को पूरी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनसे झूठ बोला तो कहीं वो हमारा झूठ पकड़ ना लें, और अगर उन्होंने पता चला कि हम अभिमन्यु भाई के लिए उनसे झूठ बोल रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे। कियारा ये सारी बातें सोच ही रही थी कि अभिमन्यु अर्पिता की शादी हो जाने के बाद अगर घर में किसी से सबसे ज्यादा क्लोज था तो वो कियारा ही थी। वो उसे अपनी सारी बातें बताता था। कियारा भी अभिमन्यु को सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी। इसीलिए वो अपने बाबा को अभिमन्यु के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाबा और उसकी माँ अभिमन्यु से कितना जलते थे और हमेशा राजगद्दी हथियाने के लिए उसके खिलाफ कुछ न कुछ प्लान बनाते रहते थे। कियारा को इस तरह चुप देखकर उसके बाबा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, कियारा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही, बताइए हमें। कियारा ने अपने बाबा की तेज आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा, नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे। नरेंद्र को कियारा की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था। वो इससे पहले कि वो उससे और कुछ पूछ पाता, वहां कमरे के बाहर से कियारा को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर कियारा ने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे से बाहर की ओर ही चली गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच गई, अच्छा हुआ माँ ने हमें बुला लिया, वरना बाबा तो आज हमारी अच्छे से क्लास लेने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र अभी भी इस फैसले पर नहीं पहुंच पाया था कि कियारा सच बोल रही थी या फिर झूठ। वहीं इप्शिता और नंदिनी अभिमन्यु के साथ कार में बैठी थीं और थोड़ी ही देर बाद कार एक बड़े से ढाबे जैसे रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। इप्शिता और नंदिनी जल्दी से कार से बाहर निकल आईं और नंदिनी ने कहा, ईशु याद है तुझे, हम आज कितने दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं?
नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, काफी दिन हो गए, सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभिमन्यु ने जैसे ही वो ढाबा देखा, वो अपनी कार से उतर ही नहीं रहा था। उसने उस जगह को देखकर धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, हमें इस जगह पर लेकर क्यों आई हो? इप्सिता और नंदिनी कार से उतरकर बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थीं। तभी नंदिनी ने नोटिस किया कि अभिमन्यु तो अभी तक कार से उतरा ही नहीं था। क्रमशः